Hello everyone, this is part 7 of our class 9th NCERT Civics Chapter 2 Constitutional Design Philosophy of the Constitution। तो देखो जो वैल्यूज ना फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर्ड थी और साथ ही साथ फ्रीडम स्ट्रगल ने जिन वैल्यूज को नर्चर किया है, इन्हीं वैल्यूज ने ना इंडिया की डेमोक्रेसी की फाउंडेशन बनाई है। और ये वैल्यूज जो है ना, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में एम्बेडेड है, मतलब हमें दिखती भी है, इनमें है ये सब। और यही जो वैल्यूज है ना, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को गाइड करती है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ शॉर्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है कि क्या बेसिक वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सब इसकी ये शॉर्ट स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये शॉर्ट स्टेटमेंट्स है ना, प्रियम्बल के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे आगे भी। और ये अमेरिकन मॉडल से इंस्पायर्ड है काफी। जो आज के दुनिया में हमें कंट्रीज दिखते हैं ना, उन्होंने भी ये एक प्रैक्टिस से बना लिया कि वो भी एक प्रियम्बल लिखेंगे, एक प्रियम्बल रखेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि अमेरिका ने रखा हुआ था। देखो ये अमेरिका का प्रियम्बल है। वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हम यूनाइटेड स्टेट्स के लोग एक परफेक्ट यूनियन बनाने के लिए, जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए, देश में डोमेस्टिक ट्रंक्विलिटी, देश में शांति रहे, साथ ही साथ हमको कॉमन डिफेंस भी मिले, हमारी जनरल वेलफेयर को हम प्रमोट कर सके, और साथ ही साथ लिबर्टी की ब्लेसिंग्स हर एक को मिले और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। इसीलिए हम हम ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं। ये था यूनाइटेड स्टेट्स के का प्रेम्बल। अब देखो साउथ अफ्रीका का भी एक बार देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, हम साउथ अफ्रीका के लोग हमारे साथ जो पास्ट में इनजस्टिस हुए उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको भी ऑनर करते हैं जिन्होंने सफर किया है। और हमारे फ्रीडम की, जो हमारे लैंड की फ्रीडम है वो मिले उसके लिए भी जिन्होंने स्ट्रगल किया है, उनको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं जिन्होंने इस कंट्री को डेवलप और बिल्ड करने के लिए हार्ड वर्क किया है। और साथ ही साथ हम ये मानते भी है कि साउथ अफ्रीका जो है ना, हर उस व्यक्ति से बिलोंग करता है जो इसमें रहता है। हमारी डाइवर्सिटी में ही हम यूनाइटेड हैं। इसीलिए हमारे फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से हमारे इस रिपब्लिक के सुप्रीम लॉ की तरह अडॉप्ट करते हैं, ताकि जो डिविजन्स पास्ट के है उसको हम हील कर सके, और साथ ही साथ एक ऐसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर सके जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर बेस्ड हो, सोशल जस्टिस, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, वो सब पर बेस्ड हो ये सोसाइटी। हम एक ऐसी फाउंडेशंस बिछा सके एक डेमोक्रेटिक और ओपन सोसाइटी के लिए, जिसमें गवर्नमेंट जो है ना, ये लोगों की विल पर बेस्ड हो, लोगों की इच्छा पर बेस्ड हो, और हर एक सिटीजन को इक्वल प्रोटेक्शन मिले लॉ से। हमारी जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सके, और सब लोगों का जो पोटेंशियल है ना उसको हम एकदम फ्री कर सके, जो चाहे वो कर सकते हैं लोग, ताकि और एक ऐसा यूनाइटेड और डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका हम बनाए जिसमें जो जो जितने भी नेशंस है ना उसके बीच में एक सोवरन स्टेट की तरह खड़ा हो। मे गॉड प्रोटेक्ट आवर पीपल, ये साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल है। ये कुछ उन्हीं की लैंग्वेज में लिखा है लास्ट की 3 लाइन्स में। तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ना, उसके बारे में हम ढंग से पढ़ने वाले हैं, और हर एक जो वर्ड है ना, की वर्ड्स, उनके मीनिंग को भी हम देखेंगे इंडिया के प्रियम्बल में। जो प्रियम्बल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक तरह से डेमोक्रेसी की पोयम की तरह रीड किया जाता है। इसमें वो सब फिलोसफीज है जिस पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। ये एक तरह से स्टैंडर्ड्स बता देते हैं कि किस तरह से किसी लॉ को या फिर गवर्नमेंट के एक्शन को एग्जामिन और इवेल्युएट करना है, कि ये सही है या गलत है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। अब देखो प्रियम्बल को पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखो ये हमारा प्रियम्बल है। इसमें जो येलो से मार्क्ड है ना, इन वर्ड्स का हमको मीनिंग यहाँ साइड में दिया हुआ है, वो भी साथ साथ हम समझते चलेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग। देखो अब इसके बारे में क्या बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये बनाया गया है और इसको फॉलो किया गया, इनेक्ट भी किया गया है हमारे ही लोगों के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। किसी किंग या आउटसाइड पावर ने नहीं दे दिया है, बल्कि हम ही लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इसको बनाकर यूज करना शुरू कर दिया है। इसीलिए हम लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic। तो हमने ये निश्चित कर लिया है कि हम इंडिया को एक सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। अब ये टर्म्स क्या होती है, देखो सोवरन क्या होता है। सोवरन का मतलब हो जाता है कि लोग जो है ना, पीपल जो है, उनके पास सुप्रीम राइट है डिसीजंस लेने का, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स पे। कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया की गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं करने वाली, कुछ बताने नहीं वाली। हमारे लोगों के पास ये सुप्रीम राइट है। सोशलिस्ट टर्म का मतलब क्या हो जाता है, सोशलिस्ट का मतलब हो जाता है कि वेल्थ जो है ना, जो भी सोशली जनरेटेड वेल्थ है, उसको इक्वली शेयर करेगी सोसाइटी। गवर्नमेंट जो है वो लैंड की ओनरशिप को रेगुलेट करेगी और इंडस्ट्री को भी रेगुलेट करेगी, ताकि सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम हो सके। सेक्युलर शब्द का मतलब क्या हो जाता है कि सिटीजन्स के पास कंप्लीट फ्रीडम है कोई भी रिलीजन को फॉलो करने की। ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है इंडिया का,
गवर्नमेंट सभी रिलीजियंस को, बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ देखेगी। अब डेमोक्रेटिक क्या हो जाता है? देखो, डेमोक्रेटिक का मतलब है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर ना लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, वो अपने लोगों को, रूलर्स को इलेक्ट कर सके और उनको अकाउंटेबल भी ठहराए। गवर्नमेंट कुछ बेसिक रूल्स के साथ चलेगी। अब देखो, रिपब्लिक टर्म का क्या मतलब हो जाता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है ना, वो एक इलेक्टेड पर्सन है, ना कि कोई हेरिडिटरी पोजीशन से वो आया है। हेरिडिटरी पोजीशन मतलब जैसे किंग होता है, उसका बेटा नेक्स्ट किंग बन गया, इस तरह नहीं होएगा, बल्कि इलेक्टेड पर्सन कोई हेड बनेगा। अब देखो, हम कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, प्रियम्बल बता देता है कि सभी सिटीजन्स को ये सब चीजें मिले, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिले, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी भी मिले, और सभी के बीच में फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया जाए, ताकि जो इंडिविजुअल है ना, उसकी डिग्निटी को बनाया जा सके, और देश, जो नेशन है, उसकी यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखा जाए। अब देखो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो, जस्टिस का मतलब हो जाता है कि सिटीजन्स को ना डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पर। सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है, सोशल इनइक्वालिटीज उनको कम करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जो है ना, सबकी वेलफेयर के लिए काम करेगी, स्पेशली जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स है ना, उनकी वेलफेयर के लिए काम करेगी गवर्नमेंट। ये हो जाता है जस्टिस का मतलब। जस्टिस मिले सबको, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस सबको मिले। लिबर्टी हो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की। लिबर्टी क्या होता है कि कोई भी बेवजह की अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किसी भी सिटीजन पर नहीं लगाई जाएगी, कि वो ऐसा नहीं सोच सकते, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कुछ भी सोच सकते हैं, कोई बेवजह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएगी। और वो अपने थॉट्स को किस तरह से वो एक्शंस में लाना चाहते हैं, कोई भी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किसी भी सिटीजन पर नहीं लगी, कि वो किस तरह से सोचना चाहे और किस तरह से वो अपने थॉट्स को एक्शन में लाना चाहे, मतलब वो सोचते हैं, वो काम कर सकते हैं नहीं, इस तरह की कोई भी उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी बेवजह की। इक्वालिटी क्या हो जाता है? इक्वालिटी सबको स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की मिले। स्टेटस मतलब एक तरह से आपका स्टेटस कुछ है, मेरा स्टेटस कुछ है, सब बराबर हो, इस तरह से इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या हो जाता है कि सभी लोग जो है वो लॉ के सामने इक्वल है। ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज जो है ना, उनको खत्म करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंश्योर करेगी। अब लास्ट टर्म है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब एक तरह से आप भाईचारा समझ सकते हो। फ्रेटर्निटी क्या हो जाता है कि हम सभी जो है ना, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हम सब सेम फैमिली के हो। किसी भी फेलो सिटीजन को इंफीरियर की तरह, मतलब छोटे की तरह, नीच की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। फ्रेटर्निटी देनी पड़ेगी। फ्रेटर्निटी अश्योर करेगी हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, इज्जत, और देश के, नेशन में यूनिटी और इंटेग्रिटी रहेगी अगर फ्रेटर्निटी होगी तो। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये जो नवंबर का 26th डे है 1949, इसमें हम अडॉप्ट, इनेक्ट और खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, मतलब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं, इसको यूज करेंगे और खुद को गिफ्ट करते हैं। ये जो दो टर्म्स है ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई थी 1976 में। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, तो देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये सिर्फ जो वैल्यूज या फिलोसफी है, इनकी एक स्टेटमेंट्स ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मेनली जो ये वैल्यूज है ना, इसको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में लगा देता है। जो मतलब जिस तरह से हमारी संस्थाएं काम करती है, किस तरह से लॉ चलेगा, इन सब में इन वैल्यूज को इंटीग्रेट करता है, इनके हिसाब से वो चलती है। जो हमारा डॉक्यूमेंट है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये इसी अरेंजमेंट्स के बारे में बताता है। ये काफी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, बड़ा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, और इसीलिए इसको बार बार अमेंड करना भी पड़ता है, क्योंकि इसको अपडेटेड रखना है। जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उनको लगा कि सोसाइटी की, लोगों की नीड्स बदलती रहती है, चेंजेस, और उनकी इच्छाएं बदलती रहती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी बार बार चेंज करते रहना पड़ेगा। उन्होंने कोई इसको एकदम सैक्रेड, स्टैटिक, अनअल्टरेबल लॉ नहीं देख लिया, मतलब जैसे ये कोई पवित्र सी किताब हो जिसको चेंज ही नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं बनाया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को। ऐसे प्रोविजंस भी रखे हैं कि इसमें हम चेंजेस टाइम टू टाइम ला सके। इन चेंजेस को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को एक लीगल लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर देता है। अगर हम पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, तो हमें थोड़ा समझने में डिफिकल्टी आएगी, लेकिन फिर भी जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है ना, ये बहुत मुश्किल नहीं है समझने के लिए। जैसे कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी ना एक प्रोसीजर बता देते हैं कि किस तरह से हम उन पर्सन्स को चूज करेंगे जो हमारे कंट्री को गवर्न करने वाले हैं। तो एक तरह से, इस तरह से संस्थागत क्या डिजाइन रहने वाला है, क्या प्रणाली रहने वाली है, कि देश किस तरह से चलेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से बता देता है। वो अच्छी तरह से बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से डिफाइन करता है कि किस व्यक्ति के पास किस तरह के डिसीजंस लेने की कितनी पावर होने वाली है। लिमिट्स भी रख देता है कि गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती,
कि इस तरह से कि बेसिक राइट्स जो है सिटीजन्स के वो वायलेट ना हो, इस तरह की लिमिट्स भी लगा देता है। अब हम आने वाले 3 चैप्टर्स जो इसी बुक के 3 चैप्टर्स है ना, उसमें इन्हीं 3 एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग के। और साथ ही साथ हम जो की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ना, इनके बारे में हर एक चैप्टर में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में वो काम करते हैं। इस टेक्स्ट बुक में तो में हम इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के सारे सेलिएंट फीचर्स तो नहीं पढ़ने वाले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे सेलिएंट फीचर्स तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो दूसरे एस्पेक्ट्स है ना, इसको हम नेक्स्ट ईयर कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।